दोस्तों नमस्कार। आज है 20 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो आज का अगर न्यूज़पेपर देखोगे तो मुश्किल से 2 से 3 आर्टिकल है जो तुम्हारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैंने जितने भी अनइम्पॉर्टेंट पेजेस हैं उनको ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। जो पॉलिटिकल न्यूज़ है हमारे बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। जो भी इलेक्शन के अपडेट्स हैं अभी आने वाले 45-47 दिन जो है यही चलेगा है, कहे तो 1.5 महीना 2 महीना यही चलेगा। लेकिन उसमें से अपने आप को ढूंढना है कि कौन सा ऐसा रिलेवेंट है टॉपिक जो आया है न्यूज़ में वो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे और 1-2 टॉपिक हम मेंस रिलेटेड भी पढ़ेंगे। अभी देखो क्या हुआ है कि इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया है ईरान सिटीज़ पे। कौन सी ईरानियन सिटी पे अटैक किया है? इस्फहान पे किया है। इस्फहान आपसे पूछ सकता है कि इस्फहान इस्फहान लोकेशन इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री? इजराइल, ईरान, इराक, सीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। तो इस्फहान एक मिलिट्री और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान का। तो इस पे अटैक किया है इजराइल ने। क्यों अटैक किया है? तो पिछले कुछ दिनों पहले ईरान ने एक रिटेलिएटरी अटैक किया था जब इजराइल ने ईरान के दमिश्क में जो उसकी एम्बेसी थी उस पे अटैक किया था। तो ईरान ने बोला था कि अगर इसके बाद तुम एस्केलेशन करोगे तब जो अटैक होगा तुम सोच नहीं पाओगे। तो अब देखना है कि ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इजराइल के अटैक को। हो सकता है ये फुल फ्लेज्ड वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाए। हो सकता है कि वर्ल्ड के अलग अलग पावर्स हैं वो भी इजराइल के सपोर्ट में आ जाएं, क्योंकि इजराइल की आदत है कि कुछ भी अगर इजराइल की लड़ाई है तो वो पूरे वेस्ट की लड़ाई है। ऐसा वो मान के चलते हैं कि पूरा वेस्ट उनके सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेकिन वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स तो ऑलरेडी कह चुका है कि इजराइल के कोई भी एग्रेशन का वो सपोर्ट नहीं करेंगे और एवरीवन इज़ आस्किंग फॉर डिस्कलेशन। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। यहाँ पे एक जापानीज़ का कुछ न्यूज़ था। हमारे लिए न्यूज़ बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। हमारे रेलिवेंट क्या है कि वहाँ का कीवर्ड जापान यूज़ हुआ है। जापान जो है बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। हर 1-2 साल पे क्वेश्चन रिपीट मार देते हैं जापान से। तो जापान को अगर हम देखें तो वो बेसिकली 4 आइलैंड से बना है: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। मल्टीपल टाइम्स हम लोग बता चुके हैं इस आइलैंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है, टोक्यो कौन से आइलैंड पे लाई करता है, माउंट फूजी कौन से आइलैंड में है। इन तीनों का जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट करना है, तब पता लगेगा ना कि आपने पढ़ा है इसको। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लो और लिख लो, याद कर लो, रट लो, जैसे करना है। दूसरी चीज़ इसमें याद करने लायक है कि नॉर्थ से साउथ सजाने के लिए बोल सकता है कि बोलेगा कि होकाइडो पहले है या होन्शु पहले है, शिकोकू पहले है या क्यूशू पहले। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, इस तरह से इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है। अब इसका ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट अगर करेंगे तो सबसे ईस्ट में फिर से होकाइडो हो जाता है, फिर होन्शु हो जाता है अगर देखें तो ऐसे, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू, है ना। तो जैसा नॉर्थ टू साउथ अगर याद हो जाएगा तो ईस्ट टू वेस्ट भी लगाना इजी हो जाएगा। तुमको 3 जवाब देना है कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इन चारों में, टोक्यो कौन से आइलैंड पे लाई करता है और माउंट फूजी कौन से आइलैंड पे है ना। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसा बोल रहे हैं वैसा करोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा फॉर श्योर। चलो अब देखते हैं अगला न्यूज़ आर्टिकल। हाँ, यहाँ पे जो है साउथ चाइना सी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या हुआ है कि साउथ चाइना सी में अभी टेंशन्स बढ़ रहे हैं। साउथ चाइना सी को अगर ऑब्जर्व करोगे तो फिलीपींस जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट राइवल है चाइना का। अब तुम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हो कि ऑलरेडी चाइना अपना इन्फ्लुएंस दबदबा हर जगह बढ़ाता है, तो अपने करीब में जो उसका साउथ चाइना सी है उसके कंट्री के नाम पे समंदर है तो उस पर अपना वर्चस्व तो बनाएगा। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, साउथ चाइना सी के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसका रहना है, इंटरनेशनल वाटर कौन सा है, ये सब लेके हमेशा वहाँ कन्फ्यूज़न रहता है। चाइना ने अपना एक 9 डैश लाइन बना दिया है। जापान भी बोलता है कि मेरा कुछ एरिया है उसमें, फिलीपींस बोलता है मेरा कुछ एरिया है उसमें, चाइना बोलता है मेरा कुछ एरिया है उसमें। इस वजह से एक वहाँ खिचड़ी की सिचुएशन बनी हुई है।
इसी बीच इंडिया क्या करता है कि ऑलरेडी 2022 में एक ट्रीटी साइन हुई थी फिलीपींस से, एक डील साइन हुई थी। इस डील में $375 मिलियन का डील था, जिसमें इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस देने वाला था। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, या रशिया के सहयोग से इंडिया ने बनाया है। इसको मार्केटिंग कौन करता है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अभी क्या है कि फिलीपींस को इन्होंने ब्रह्मोस सप्लाई किया है। तो हमारे लिए समझने की चीज़ यहाँ पे ये है कि साउथ चाइना सी किस तरह से रेलिवेंट है, हाउ साउथ चाइना सी इज़ रेलिवेंट, या कौन कौन से इश्यूज़ हैं साउथ चाइना सी से रिलेटेड। तो हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि साउथ चाइना सी से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उस सिचुएशन को डील करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वहाँ पे। प्राइमरी डिस्प्यूट क्या है कि जो वहाँ के आइलैंड हैं, रीफ्स हैं, मैरीटाइम फीचर्स हैं, उसमें बहुत मिनरल रिच है। उस मिनरल रिच है, कोई भी मिनरल रिच एरिया देखो, चाहे वो लैंड एरिया हो, समंदर एरिया हो, अगर वो मिनरल रिच है वो तो डिस्टर्ब रहेगा, है ना, श्योर है डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे। अब साउथ चाइना सी में क्लेम्स बहुत सारे नेशंस के हैं, जैसे चाइना का तो है ही, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रूनी है, ये लोग भी क्या करते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में अपना साउथ चाइना सी में अपना कब्जा बताते हैं, अपना इंटरेस्ट बताते हैं। इसी बीच में 9 डैश लाइन लेके आता है चाइना। चाइना क्या करता है, अपनी सॉवर्निटी असर्ट करने के लिए एक 9 डैश लाइन लाता है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल इन नेचर है, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ मैच करता है। मतलब कि अगर चाइना यहाँ है, ये अब देखो ठीक से इसको समझते हैं, सपोज चाइना यहाँ है, अब क्या है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ तक उसका रहेगा ऑफिशियल। अब चाइना बोलता है कि हम एक 9 डैश लाइन प्रिपेयर करेंगे, मतलब कि ये जो है ये हमारा एरिया होगा। अब यहीं पे समझो कि एज़ फॉर एग्जांपल फिलीपींस यहाँ है, तो किसी भी कंट्री का 200 नॉटिकल माइल तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। तो ये 9 डैश लाइन इन्होंने ऐसा बना दिया। अब फिलीपींस का एरिया इतना है पूरा। अब ये जो एरिया हो जाएगा, ये तो फिलीपींस का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, लेकिन चाइना का 9 डैश लाइन है। तो कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे है। चाइना चाहता है कि सारी टेरिटरी, सारा कुछ वो ऑक्यूपाई कर ले, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज उस पर सॉवरेनिटी उनको असर्ट करने देती नहीं है, जिसके कारण हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रहती है, हमेशा टेंशन्स रहते हैं, और मैरीटाइम बाउंड्रीज में डिस्प्यूट की सिचुएशन बनी रहती है, और उसको सॉल्व नहीं, क्योंकि चाइना सॉल्व ही नहीं करना चाहता है उसको। वो चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। अगर कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा तभी वो अपना दबदबा, अपना असर्शन, है ना, अलग अलग तरीके से, कैसे अरुणाचल के मैप को हर साल वो रिवाइज कर देता है कि अरुणाचल का ये टेरिटरी हमारी है। तो उनका ये आदत है, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, उसका बहुत यूज़ करते हैं चाइनीज़। तो ये उसी का पार्ट है। और यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस भी अपना काफ़ी बढ़ा रहे हैं साउथ चाइना सी में। डिफरेंट आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, उनको समंदर की ड्रेजिंग करके इस आइलैंड को क्रिएट किया जा रहा है, और इस आइलैंड पे अपनी मिलिट्री जो कंटिजेंट है उसको डाल रहे हैं वहाँ पे स्विफ्ट एक्शन के लिए और अपना दबदबा बनाने के लिए साउथ चाइना सी में। फिर मिलिट्री बिल्डअप एंड मिलिटराइजेशन वही हो रहा है। अलग अलग आइलैंड्स पे मिलिट्री बिल्डअप बना रहे हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, जो भी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं और रीफ है उस पर। उसके कारण क्या होता है कि टेंशन बढ़ेगा, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन का चांसेस होगा, इनस्टेबिलिटी बढ़ेगा रीजन में। फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे दाव लगाते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी जो है वन ऑफ द बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स है, जिसका मेजर एरिया में ग्लोबल ट्रेड पास करता है। अब कंसर्न्स ये है कि अगर चाइना उस पर अपना अधिकार जमाती है, तो जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए, और फ्लाइट का मतलब ऊपर से फ्लाइट गुजरना नहीं गुजरना है, तो उससे क्या होगा कि जो कमर्शियल शिपिंग और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं, इस पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ आएंगे, और इसकी कॉस्ट एस्केलेशन होगी, कॉस्ट बढ़ेगा। कहीं भी अल्टरनेट रूट ढूंढने पे कॉस्ट बढ़ता है। जैसे स्वेज कैनाल से ना जाके अगर पूरा अफ्रीका घूम के जाए तो कॉस्ट बढ़ेगा। सिमिलरली अगर साउथ चाइना सी ना लेके और फिर घूम के जाए तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो कमर्शियल शिपिंग जो है थोड़ा क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। अब क्या है, साउथ चाइना सी में मैंने बताया कि ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्स है, ऑयल, नेचुरल गैस, फिशरीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब रिसोर्स रिच एरिया में क्लेम सबका रहता है, उसके कारण डिस्प्यूट होता है, क्योंकि कौन एक्सप्लोरेशन करेगा, कितनी एक्सप्लॉयटेशन राइट्स हैं उसकी। उसके साथ साथ अगर आप एक्सप्लोरेशन करेंगे तो आप कितना इन्वायरमेंटल को डिग्रेड कर रहे हैं, है ना, और कितना अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी कंसर्न्स होते रहते हैं।
फिर कुछ डिप्लोमेटिक स्टेलमेट है कि साउथ चाइना सी पे जो भी इश्यूज़ बात किए जाने गए हैं चाइना के साथ वो अनसक्सेसफुल रहा है। कैसे भी नेगोशिएशंस किए गए हों, कितने भी मल्टीलेटरल डायलॉग किए गए हों, लेकिन वो हमेशा एक स्टिफ सिचुएशन रहता है, वहाँ पे एक ब्लॉकेज सिचुएशन रहती है, क्योंकि चाइनीज़ पोजीशन जो है हमेशा से एक ब्लॉकेड वाली रहती है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी चीज़ों को, है ना। तो राइवलरीज जो है वो कंटिन्यूस बनी रहती है। तो कुछ रास्ता तो होना चाहिए इसका, राइट। तो रास्ता ये है कि हम फिर से डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करें। ये सब कहने की बात है ना। कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, ये पॉइंट जरूर लिखना उसमें। फिर इंटरनेशनल लॉ जो है अनक्लॉज, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसका पालन करना। फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना साउथ चाइना सी में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब कि हमारी इंटेलिजेंस आपके इंटेलिजेंस को कुछ बता रही है इन्फॉर्मेशन, या हमारी मिलिट्री आपके मिलिट्री को हेल्प कर रही है, हम आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं। इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। फिर जॉइंट पेट्रोल्स किए जाते हैं, है ना। फिर रीजनल कॉपरेशन एंड डायलॉग, मतलब साउथ चाइना सी के अराउंड जो लिटोरल स्टेट्स हैं, उन लिटोरल स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके एक ग्रुपिंग बनाई जाए। उन ग्रुपिंग का अब एक रीजनल तौर पर बेस होना चाहिए, चाहे इस तरह से उसको बैलेंस करें कि पावर बैलेंसिंग सही हो, ताकि उस एरिया का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, और जो भी साउथ चाइना सी के अराउंड कंट्रीज़ हैं उनके बीच अच्छा कॉपरेशन हो पाए, ताकि पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे रीजन में। फिर एक्सटर्नल पावर के साथ इंगेज होके, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अब इन सब को चाइना आने नहीं देगी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनको आना पड़ेगा अगर डिप्लोमेटिक मीन्स को निकालना है तो, है ना। फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये भी वन ऑफ द मेजर तरीका होता है किसी भी इंटरनेशनल इशू को रिजॉल्व करने में, ट्रैक टू डिप्लोमेसी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है कि वहाँ सरकारें बात नहीं करती है। जैसे सपोज इंडिया है और पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सरकारी तौर पे बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व होने पे सब अपनी अपनी जिद पे हैं। तो क्या होगा, इंडिया का कुछ थिंक टैंक, पाकिस्तान का कोई थिंक टैंक, ये आपस में बात करेगा। ये बात करके एक बेस बनाएगा बात करने का, एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, उसके बाद सरकारी आदमी उतरेंगे बात करने के लिए। तो इसको बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इतना अगर हुआ तो साउथ चाइना सी में हम इंश्योर कर सकते हैं कि पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये टॉपिक जो है डायरेक्टली आपके मेंस में नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिस्प्यूट्स अराउंड साउथ चाइना सी, व्हाट आर द मेजर्स टू टैकल दोज डिस्प्यूट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका जवाब आप इजीली दे सकते हैं। ये PDF जो है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड, प्रिंट, और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो वो कर लो, और एक रेडीमेड नोट्स हो जाएगा तुम्हारा। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे काम की चीज़ बहुत ही कम है, जो भी काम की चीज़ है बस उसको हम देख के आगे बढ़ेंगे। ये देखो CRPF ADG कौन बने हैं, नलिन प्रभात बने हैं। नलिन प्रभात को NSG का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, जो कि पहले क्या थे, CRPF के ADG थे। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये काफ़ी रिसेंट है, और ये आपके नोट्स में चला जाना चाहिए। अब हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, ट्राइब्यूनल्स और FSSAI। FSSAI क्या है और ट्राइब्यूनल्स क्या है। जो भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे कि सेरेलैक में काफ़ी शुगर है, तो इससे क्या हुआ कि FSSAI ने बोला है कि सेरेलैक को नोटिस भेजो, नेस्ले को नोटिस भेजो, और उनसे मांगो कि आप इतना शुगर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी देखो जितना भी ड्रिंक है, तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक होगा स्टिंग, ये एक स्लो पॉइजन है। सिमिलरली जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं अभी सब का सब अभी शुगर से लेडन होता है, कंप्लीट शुगर होता है उसमें, जो कि अगर कंटिन्यूस पियोगे तो एक ऐसा सिचुएशन आता है ना, जो चीज़ें सेचुरेट होने लगती हैं। तो तभी अभी क्या हुआ है कि सरकार ने सबको नोटिस भेजा है। हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट क्या है कि FSSAI क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, वो सब हम एक बार समझेंगे। सिमिलरली हम लोग ट्राइब्यूनल के बारे में समझेंगे कि कुछ इश्यूज़ था, तो ट्राइब्यूनल क्या है और नॉर्मल कोर्ट से कैसे डिफरेंट होता है। ये दोनों चीज़ें हम अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं, बस इतना जितना काफ़ी हो। तो जो FSSAI है उसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी FSSAI एक्ट 2006 से, जो कि फूड सेफ्टी और रेगुलेशन में इनका ऑब्जेक्टिव है। इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी फूड सेफ्टी रिलेटेड रेगुलेशंस है उसको करना, सुपरवाइज़ करना,
लाइसेंस ग्रांट करना, स्टैंडर्ड सेट करना, गाइडलाइन सेट करना कि इस तरह के सामान बेचोगे, अगर पका हुआ है तो किस तरह का पैकिंग होना है उसका। कोई भी फूड स्टॉल अगर ओपन होता है तो उसको FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फूड रेगुलेशन से रिलेटेड जितने भी कंप्लाइंसेज हैं उसको मॉनिटर करने का काम FSSAI करती है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस इज़ अ फूड सर्टिफिकेशन एजेंसी। अब देखेंगे हम लोग ट्राइब्यूनल्स के बारे में। ट्राइब्यूनल क्या है? एक क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए बनाई गई है। अब बोले हुए कि ये कब बनाया गया था, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके अंदर पार्ट 14A को ऐड किया गया था। इसी पार्ट 14A को 2 आर्टिकल में पार्ट 14A जो इस्टेब्लिश हुआ, इसके अंदर 2 आर्टिकल बनाए गए। जो आर्टिकल 323A है उसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। ये वो ट्राइब्यूनल है, अगर सपोज तुम कल को ऑफिसर बनते हो, तुम्हारी ट्रांसफ़र प्रमोशन में कुछ इश्यूज़ होते हैं तो तुम कोर्ट नहीं जाओगे, तुम पहले इनके पास जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास जाओगे, है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट बोलते हैं उसको, अगर सेंट्रल सर्विसेज को हो, और स्टेट सर्विसेज के भी सेट होते हैं, उनके पास जाया जाता है। तो आर्टिकल 323A लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। और पार्ट 14A के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, 323A और 323B। अब देखो जो ट्राइब्यूनल्स है इसके मेजर फीचर्स क्या है। ये है कि ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, ये कोई CRPC IPC को फॉलो नहीं करता, ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। किसी भी तरह से ये बाउंड नहीं है CPC को फॉलो करने में। एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ होते हैं, मतलब लोग जो बैठते हैं, जजेस जो बैठते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, वो दे आर सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो उससे क्या होता है कि जो रिजोल्यूशन है वो टेक्निकल रिजोल्यूशन होता है। फिर एपेलेट बॉडीज़, मतलब एक लेवल पे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर लेवल जा सकते हो, अपील कर सकते हो, तो ये एपेलेट बॉडीज़ का भी काम करते हैं, है ना। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश्ड हैं इंडिया में, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब देखो सारे ट्राइब्यूनल्स जो होंगे किसी न किसी एक्ट को, किसी स्टैट्यूट को फॉलो करते होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 323A ऐड हुआ है। अब इसके अंदर एक स्टैट्यूट बनाया गया, एक लॉ बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। सिमिलरली NGT का एक एक्ट है, फॉरेन ट्राइब्यूनल। क्या करता है कि कोई भी आदमी, सपोज़ कोई बांग्लादेश से यहाँ पे माइग्रेंट हो गया, है ना, इलीगल माइग्रेंट है, तो वो वेदर ही इज़ अ सिटीजन और नॉट, वेदर ही इज़ अ फॉरेनर और नॉट, ये कौन डिसाइड करेगा, फॉरेन ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। इसके लिए भी एक सेपरेट एक्ट है, उस एक्ट के अंदर ये काम करती है। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कंपनीज एक्ट जो है, उस कंपनीज एक्ट के अंदर नेशनल कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल एक्ट करती है। कंपनी से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उसको NCLT तय करेगी। फिर TD सेट है, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अथॉरिटी ट्राइब्यूनल। तो ये क्या करता है, टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी कंसर्न्स होते हैं, उसको देखता है और उसको सॉल्व करता है। तो बेसिकली ट्राइब्यूनल क्या है, ये एक ऐसे एडजुडिकेटिव बॉडी है, मतलब ऐसा एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, 2 पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया तो अब क्या होगा, ये जाएगा कोर्ट। तो कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि सारी चीज़ों को डिटेल से देखे, तो इससे पहले क्या होगा, ये ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। अब जब ट्राइब्यूनल के पास जाएगा तो ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो उन पे मान्य होगा, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो इनका डिसीजन होगा वो टेक्निकल डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ट्राइब्यूनल्स के वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ट्राइब्यूनल्स को लेके। ठीक है, हमने 2 टॉपिक यहाँ पे देख लिया इम्पोर्टेंट। अब एक होमवर्क है कि तुम महानदी के बारे में देखोगे कि इसका सोर्स कहाँ है, ये अंत में जाके गिरती कहाँ पे है, इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन स्टेट से पास करती है, और महानदी से जो रिवर बेसिन बना होगा उस रिवर बेसिन की क्या खासियत है, कौन कौन से डैम है, उस पर क्या सब है। तो महानदी के बारे में पूरा रिसर्च कर लेना आज। अब देखो, एक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मेंस पर्सपेक्टिव से। हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है, दिस इज़ रेलिवेंट फॉर GS2 सेक्शन 1 एंड दिस इज़ वेरी रेलिवेंट, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा थीम है जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है, चाहे इलेक्शन कमीशन से हो चाहे इलेक्शन से रिलेटेड। और चूंकि इलेक्शन का सीज़न है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए जो थोड़ा पार्ट एंड पार्सल है मेन थीम का। तो अभी ये आर्टिकल है कंप्लीट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे, जो मेनका गुरुस्वामी ने लिखा है। हमारा काम ये है कि हम पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। ये एक ऐसा राइट है ना, ये एक ऐसा राइट है जिसके अंदर सारे एडल्ट सिटीजन्स को, भले वो किसी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों, किसी भी रिलीजन को, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हों, उनको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को सरकार में चुनने का अधिकार है। अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ,
इसके कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे यहाँ है। तो ये सब चीज़ें इस पीडीएफ में डिटेल्स दी हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, बाकी ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इसको डिटेल से पढ़ लेना। तो अभी देखो क्या होता है कि यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज इसलिए लाया गया था कि भारत की जो डेमोक्रेटिक जर्नी थी वो किसी अचानक से नहीं मिला, वो एक लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल से मिला। वो लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो उसी का बेसिस ये था कि सबको बराबर का राइट्स मिले, है ना, किसी भी तरह से हम रिस्ट्रिक्शन ना क्रिएट करें ओनरशिप, इनकम, एजुकेशन, जेंडर के बेसिस पे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को चरितार्थ करता है, हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे संविधान का जो तरीका है, हमारे संविधान को जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट को चुनने का तरीका है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंक्लूजन। वो किसी को छोड़ता नहीं है बल्कि सारे सेक्शंस को इंक्लूड करता है। अब कुछ संवैधानिक प्रोविजंस है जो इससे रिलेटेड है, तो दैट इज आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये प्रोवाइड करता है कि राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18। अब ये 18 जो एज हुआ है वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 से हुआ है, जिसमें 21 से 18 साल किया गया था और राजीव गांधी जी का टाइम था। उसमें क्या हुआ था कि पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 थी, उससे घटा के 18 कर दिया गया था, है ना। और ये जो था एक सिग्निफिकेंट स्टेप था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रही है और ये ज़रूरी है कि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़े, ताकि हम अपने सिस्टम्स को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ उनके हिसाब से। ये इंक्लूसिव इन नेचर है, क्योंकि एवरी एलिजिबल सिटीजन हैज़ दैन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, है ना। ये सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करता है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करता है, चाहे वीमेन हो, माइनॉरिटी हो, इकोनॉमिकली डिसएडवांस्ड ग्रुप्स हों, सबको ये प्रमोट करने की बात करता है। फिर इसका डेमोक्रेसी में क्या है कि बहुत बड़ा रोल है, बहुत वाइब्रेंट बनाता है डेमोक्रेसी को, क्योंकि हर एक सिटीजन को ये एम्पावर करता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तुम तय करो, उनको अकाउंटेबल बनाओ, तुम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो और सरकार या गवर्नेंस जो है उसकी डायरेक्शन को तय करो। अब इस तरह की प्लेटफॉर्म बना के यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है एक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करता है। फिर इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी है कि इंडिया का सॉफ्टवेयर बढ़ता है, इंडिया में किस तरह से हम इंक्लूजन पे भरोसा रखते हैं, किसी भी तरह से किसी को भी एक्सक्लूजन नहीं करते हैं। तो ये सब करके हम एक इलेक्शन को, महा इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट करते हैं और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। ये सब हमारे डेमोक्रेसी को इन्हांस करता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है एडल्ट फ्रेंचाइज का? सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहला तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब लोग कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा हम इंक्लूजन इंश्योर करेंगे, उतना ज़्यादा डेमोक्रेसी हम इंश्योर करेंगे। तो अब अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लागू कर रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम प्रोमिनेंसी में रख रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें जो है वो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल को चरितार्थ करता है। फिर इनकलकेटिंग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कोई भी सिटीजन अगर वोट देता है तो क्या है, अपने आप को सरकार से रिलेट करता है। अगर कोई चुन के आती है, सपोज ए पार्टी चुन के आती है, अगर आपने ए पार्टी को वोट दिया तो आपको ये फील होगा कि हमने इसको चुना है। दैट मीन्स कि यू आर बीइंग ए पॉलिटिकल एम्पावर्ड। अब अगर आप पॉलिटिकल एम्पावर होते हैं तब क्या होता है, आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से। अगली बार जब फिर से वोट मांगने आएंगे तो आपको पूछेंगे आप उनसे, हमने तो आपको वोट दिया था, आपने हमारे लिए क्या किया, तब हम फिर से आपको वोट देंगे। तो ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। फिर सोशल जस्टिस और इंक्लूजन होता है। अगर किसी सेक्शन को हम बराबर का अधिकार नहीं देते हैं तो वो अपने राइट्स असर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है कि सोशल जस्टिस और इंक्लूजन इंश्योर करता है कि कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शन हो, कैसा भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी हो, वीमेन हो, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल हो, सबका पॉलिटिकल प्रोसेस में एक वॉइस रहेगा। और अगर जब उनको हम वोट करने का राइट देते हैं, यानी कि हम उनको इनेबल करते हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने डिमांड्स के लिए वो लड़ें और सिस्टम में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको चैलेंज करके आगे बढ़ते रहें। नेशन बिल्डिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन की, ऐसा नहीं है कि कू करके यहाँ पे दूसरा पॉलिटिकल सेटअप हो जाता है। जो भी होता है पर्टिकुलर एक तरीका होता है इलेक्शन का, उस इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलके एक अपना लीडर चुनते हैं, वो लीडर लीड करता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो। तो एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है ना। पाकिस्तान में देखो ये पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस करके रखा है। फिर ग्लोबल लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस ही नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है इंडिया में कि
आर्टिकल 326 ये इंश्योर करेगा कि सारे सिटीजन जो हैं उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए, है ना। फिर कुछ चैलेंजेस हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के, ये आप देख लेंगे, है ना। फिर इसके लिए अगर चैलेंजेस हैं तो आप कुछ इसमें अपने हिसाब से वे फॉरवर्ड भी ऐड कर लेंगे, है ना। तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट था। इससे ज़्यादा आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए काम की चीज़ कुछ नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।